Hello dear students, good morning to all. Today we will read second chapter of English Prose, A Letter to God, written by G.L. Fluence. A Letter to God is a story of a very hard-working farmer, Lencho, who had firm belief in God. A Letter to God एक मेहनती किसान लेंचो की कहानी है जिसका भगवान में अटूट विश्वास था। एक बार ओलावृष्टि मतलब हेल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। चूंकि उसकी मदद करने वाला उस समय वहां कोई नहीं था, इसलिए मदद के लिए वह भगवान के पास, ईश्वर के पास, गॉड के पास एक पत्र लिखता है कि भगवान उसकी मदद करे, भगवान उसको मनी ऑर्डर के द्वारा उसकी मदद करे। भगवान के नाम का जब वो पत्र भेजता है तो जब पोस्ट मास्टर को भगवान के नाम का पत्र मिलता है तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। और पोस्ट मास्टर जब लेंचो के पत्र को पढ़ा तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि यह आदमी बहुत भोला है और ईश्वर में ब्लाइंड बिलीव करता है, बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए उसका भगवान से भरोसा ना टूटे, उसका भगवान पर भरोसा बनाए रखने के लिए, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ पैसे वह खुद व्यवस्था करके लेंचो को भेज देता है। लेकिन जब लेंचो को वह पैसा मिलता है जिसको पोस्टमास्टर ने भेजा है, ना कि भगवान ने भेजा है, तो जब उसको पैसा मिलता है और उसको काउंट करता है तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। क्रोधित इसलिए होता है कि उसने भगवान से जितने पैसों की डिमांड की थी उसमें से कुछ पैसे कम थे। अब लेंचो को लगाओ कि ये जो पैसे कम हुए हैं निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही लेंचो का ईश्वर में भरोसा बना रहे इसलिए पैसे भेजे थे। तो जब वो गुस्से में पैसा पाता है तो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित होता है और जितने पैसे कम थे उतने पैसे के लिए लेंचो एक बार फिर ईश्वर को फिर लेटर लिखता है, फिर चिट्ठी लिखता है, बचे हुए पैसे के लिए मनी ऑर्डर भेजा जाए, भगवान के द्वारा फिर पैसे भेजे जाए। और एक चीज बहुत ही क्लियरली वह मेंशन करता है, लिखता है कि आप ये जो बचे हुए पैसे हैं ये किसी और माध्यम से ना भेजिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजिए, इसको सीधे मेरे पास भेजिए। क्योंकि लेंचो को लगता था, उस समय लगा कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाक विभाग है, वो बेईमान कर्मचारियों का अड्डा है, वो बेईमान कर्मचारियों का समूह है। इसलिए उसने ईश्वर को लिखा कि आप पैसा डाक के द्वारा ना भेज करके सीधे मेरे पास भेजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए चलिए अब हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इस कहानी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इस दो पार्ट के बाद हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी भी है और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इस कहानी ए लेटर टू गॉड में कुल 5 कैरेक्टर्स हैं। लेंचो खुद है जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, जो कि एक नीची पहाड़ी है उसकी चोटी पर रहता है। और दूसरा पात्र लेंचो की वाइफ है। तीसरे पात्र में जो दूसरा पात्र लेंचो की वाइफ है वो एक हाउस वाइफ है और लेंचो की खेती में ही मदद करती हैं और परिवार की देखभाल करती हैं, जैसा कि हाउस वाइफ का काम होता है। और इस कहानी में लेंचो के बेटे भी हैं। लेंचो के 2 बड़े बेटे हैं जो लेंचो की खेती में मदद करते हैं और एक छोटा बच्चा है जो अभी बहुत छोटा है, उसे खेलता है और वो खेती में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। पोस्टमैन, आप लोग जानते हैं कि पोस्टमैन कौन होता है, एन एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय होता है जो चिट्ठियों को बांटने का काम करता है, उसको पोस्टमैन कहते हैं।
डाकिया कहा जाता है हिंदी में, और पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो इंचार्ज होता है पोस्ट ऑफिस का, इंचार्ज ऑफ पोस्ट ऑफिस, उसको हम पोस्ट मास्टर कहते हैं। और इस कहानी का जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति है, बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है। तो चलिए अब हम कहानी को देखते हैं कि कहानी की शुरुआत करते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए द हाउस। अब उसका लोकेशन क्या है, लेंचो के घर का लोकेशन क्या है, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हो रही है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। कह रहे कि जो वहाँ पे घाटी थी, वैली थी, उसमें एक अकेला घर था, इकलौता घर था जो पहाड़ी पर बसा हुआ था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, जो कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। तो इसको एक लाइन में हम कहें कि एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित लेंचो का जो घर था वो पूरी घाटी में इकलौता घर था, एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस, और यहाँ से, उसके घर से, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उसके घर से दिखाई क्या क्या देता था, तो कह रहे हैं कि फ्रॉम हियर मतलब फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पर लेंचो का घर था, कोई भी देख सकता था। क्या क्या देख सकता था कोई? द रिवर, नदी को देख सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई जो कॉर्न की फसल है, मक्के की जो फसल है, उसको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जहाँ जिसमें कहीं कहीं पर कुछ फूल भी थे। एक्चुअली फसल तो पक चुकी थी, फिर भी पकी हुई फसल में भी कहीं कहीं पर फूल दिख रहे थे, इसलिए यहाँ डॉटेड का प्रयोग किया गया है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसको देख कर लग रहा था कि फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे हुए पके जो कॉर्न की फसल है उसको देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि इस साल भी फसल बहुत ही अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो जो उस समय धरती की आवश्यकता थी, पृथ्वी को जो आवश्यकता थी वो था अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, हैवी रेनफॉल की आवश्यकता थी। कह रहे हैं कि या तो डाउनपोर हो जाए, अगर मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, हैवी रेन नहीं हो पा रही है, तो एट लीस्ट अ शावर, तो कम से कम हल्की फुल्की बारिश की बौछारें ही पड़ जाए, रिमझिम बारिश ही हो जाए, स्प्रे ऑफ वाटर ही हो जाए, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। भले ही फसल पक चुकी थी, फिर भी एक बारिश की आवश्यकता थी, चाहे मूसलाधार बारिश हो जाए, अगर ऐसी नहीं हो रही है तो कम से कम एक शावर ही आ जाए, इसकी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the northeast। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो लेंचो है उसने उस दिन किया क्या, उसकी एक्टिविटी क्या रही, तो ये बताया जा रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, मॉर्निंग से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इंटीमेटली, वेरी क्लोजली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वह परिचित था अपनी फसल से, उसने क्या किया? हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ नहीं किया। तो और कुछ नहीं किया तो किया क्या? बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो सुबह से वह नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया। मतलब वो सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ ही देख रहा था कि भगवान बारिश कर दें, इसी इंतजार में वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, और सुबह से उसने और कुछ भी काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तो उसको अब आकाश में, आसमान में कुछ ऐसा दिखा, तो वह एक प्रेडिक्शन कर रहा है
पूर्वानुमान लगा रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। और ये भविष्यवाणी वह अपनी वाइफ को, यहाँ जो वोमेन लिखा हुआ है, यहाँ वोमेन का मतलब वोमेन से नहीं है, वोमेन का मतलब यहाँ पर उसकी वाइफ से है, ये उसकी वाइफ की बात हो रही है। तो है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, तो अपने पत्नी से कह रहा है कि डियर, प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है, क्योंकि वो सुबह से आसमान की ही तरफ देख रहा था। तो अब वो पूर्वानुमान लगा रहा है, कुछ उसको ऐसा दिखा कि बारिश होने वाली है। तो इस चीज़ को अपनी वाइफ से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लग रहा है अब हम लोगों को पानी मिलने वाला है। पानी मिलने वाला का मतलब कि उसने कहा कि डियर, लगता है अब वर्षा होने वाली है। द वोमेन, यहाँ फिर द वोमेन है, वोमेन का मतलब वाइफ, द वाइफ ऑफ लेंचो। तो वाइफ, लेंचो की वाइफ क्या करी है, लेंचो की वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, जो कि भोजन, शाम का भोजन बना रही थी। तो वह जवाब दे रही है यस गॉड विलिंग, कह रही कि हाँ यदि भगवान ने चाहा तो उसकी पत्नी जो कि शाम का भोजन तैयार कर रही थी, तो अभी कह रही है हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, भगवान चाहेंगे तो बारिश ज़रूर होगी, पानी ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house। कि उसके जो बड़े बेटे थे, ओल्डर बॉयज, यहाँ ओल्डर बॉयज मीन्स ओल्डर सन्स ऑफ लेंचो, लेंचो के जो बड़े बेटे थे, ओल्डर बॉयज थे, वेर वर्किंग इन हिज फील्ड, वो तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house, जबकि जो छोटा था, स्मॉलर छोटा बच्चा था, वह घर के पास ही खेल रहा था। तभी क्या होता है, until the woman called to them all, वो तब तक वहाँ खेल रहा था, तब तक उसके बेटे खेतों में काम कर रहे थे, जब तक कि उसकी वाइफ ने, लेंचो की वाइफ ने उन सबको पुकारा नहीं। अब वो सबको पुकारे, पत्नी उन सबको, अपने छोटे बेटे जो खेल रहा है, जो खेतों में काम कर रहे हैं, लेंचो सबको बुला रही हैं, और बुला कर क्या कर रही हैं, कम फॉर डिनर, आ जाओ सब लोग भोजन कर लो, भोजन तैयार है, आओ भोजन कर लो। It was during the meal that just Lencho had predicted big drop of rain began to fall. It was during the meal time, कह रहे हैं कि वो भोजन का समय था, ये तो सब भोजन ही कर रहे थे। जैसा कि लेंचो ने पहले पूर्वानुमान लगा चुका था, प्रेडिक्ट कर चुका था, प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है। तो प्रेडिक्शन के अनुसार जब वो भोजन कर रहे थे, बिग ड्रॉप बिगेन टू फॉल, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, बरसात शुरू हो गई। तो भोजन करते समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोचिंग, और वहाँ पर दिख क्या रहा है, उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे हैं। अप्रोचिंग का मतलब इनकी तरफ, लेंचो के मकान की तरफ दिख रहा है कि बड़े बड़े बादलों के पहाड़ वो इधर को आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी उस समय बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही सुहानी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ द मैन का मतलब कोई और नहीं, द मैन का मतलब लेंचो से है। तो जो लेंचो है, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, लेंचो जो है भोजन छोड़ करके बाहर चला जाता है, सिर्फ एक रीजन से, किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ एक रीजन से। रीजन क्या है, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जो बरसात हो रही है, जो वर्षा की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ने से होने वाले आनंद को महसूस करने के लिए, कि शरीर पे वर्षा की बूंदें पड़ेंगी, उससे जो आनंद की अनुभूति होगी उसको एंजॉय करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए वह भोजन छोड़ करके बाहर चला जाता है। जस्ट एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है, अभी खाना छोड़कर बाहर गया था, बाहर से जब वो वापस आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना
नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी से उछल पड़ता है और खुशी से कहता क्या है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो बहुत खुश होकर अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहता है जो आसमान से ये बूंदें गिर रही हैं ये वास्तव में वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये वास्तव में दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये सिक्के गिर रहे हैं, कॉइन्स गिर रहे हैं, ये तो पैसों की बारिश हो रही है। और उसको और फर्दर एक्सप्लेन करा, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो वो बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पैसे हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के पैसे हैं, जिसको हम अपने इंडियन करेंसी में समझ सकते हैं कि लेंचो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें हैं वो 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपीज़ की कॉइन्स हैं। और विथ अ सेटिस्फैक्शन, अब लंचो बिल्कुल संतुष्ट है, सेटिस्फाई है बारिश से, एक्सप्रेसेस with a satisfied expression he regarded far ripe corn with its flour draped a curtain of rain। अब वो जो फसल की तरफ भी देख रहा है और उसके चेहरे पर बिल्कुल संतोष के भाव हैं, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर, और वह अपनी पकी हुई फसल को देख रहा है, खेतों की ओर देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे जो पकी हुई कॉर्नफील्ड है, पके हुए अनाज की जो फसल है वह वर्षा की चादर से लिपटी हुई हो। जो कर्टेन है, कर्टेन का मतलब तो पर्दा होता है लेकिन यहाँ चादर से है, ऐसा लग रहा है कि जो पूरी फसल है, कॉर्न की जो फसल है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वह वर्षा की चादर ओढ़े हुए हो। और क्या देख रहा है जो वेरी लार्ज ठीक है, एक लाइन छूट गई थी। वह देखता है कि जो पूरी फसल है वो तो वर्षा की चादर ओढ़े हुए है, बट तभी अचानक क्या होता है, बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, तभी स्ट्रांग विंड, तेज हवा का झोंका बहना शुरू हो जाता है। तो अचानक तेज हवा चलने लगती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इस रेन के साथ अचानक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। अब वो देख रहा है कि खुश तो बहुत हुआ, उसने देखा कि जो फसल है ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश की चादर ओढ़े हुए है। फिर क्या देख रहा कि तभी अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है और अचानक तेज हवा का झोंका चलने लगता है, और उसी तेज हवा के झोंके के साथ बड़ी बड़ी पानी की वर्षा की बूंदें तो गिर ही रही हैं, लेकिन उनके साथ अब और क्या नया हो रहा है, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े जो हेल स्टॉर्म्स हैं अब वर्षा की बूंदों के साथ ये भी गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में ये जो ओले पड़ रहे थे वो चांदी के सिल्वर कॉइन की तरह उससे रिजेंबल कर रहे थे, उससे मिलते जुलते थे। ऐसा लग रहा था कि चांदी के पैसों की, चांदी के सिक्कों की बारिश हो रही है, जिस तरह से हेलस्टॉर्म गिर रहा था। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो बच्चे थे वो भी वर्षा में भीगते हुए तुरंत वो भी निकल गए बारिश में
खुद को एक्सपोज कर दिया, बारिश में निकल गए और भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करना शुरू कर लिए। वो तुरंत बाहर निकले और जो ओले पड़ रहे थे, जो कि लग रहा था कि जिस तरह से चांदी के सिक्कों की बारिश हो रही है, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे भी बाहर निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन मीन्स लेंचो। अब लेंचो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निश्चित रूप से बहुत ही बुरा होता जा रहा है। लेंचो कहता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, बारिश हो रही थी तो बहुत अच्छी थी फसल के लिए, तो वो खाद का काम करता, लेकिन अब उसके साथ हेल स्टॉर्म, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। अब कह रहा है कि अब तो रियली इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो आश्चर्य से कह रहा है और कह रहा है कि आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बारिश जल्दी ही ख़त्म हो जाए। बारिश ख़त्म होगी तो उसी के साथ ही जो ओले पड़ रहे हैं ये भी गिरने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यह तूफान शीघ्र ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। कह रहा है कि बारिश ख़त्म नहीं हुई पूरे 1 घंटे तक। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में, पूरे वैली में, घर में, बगीचे में, पहाड़ी में, और जो कॉर्न की फील्ड थी, अनाज और मक्के की जो खेती थी, सब जगह पूरे 1 घंटे तक गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, और फसल जो है, जो खेत था पूरी तरह से सफ़ेद हो गया। एज कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो खेत हैं, जो फसल है, पूरी तरह से ऐसे ढकी हुई जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर तो एक भी पत्ते नहीं बचे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे, जो प्लांट्स थे, उसमें जो फूल लगे हुए थे, वो सब भी फूल भी सारे झड़ चुके थे, वो सब भी गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वह उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान थम गया, जब तूफान बंद हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान बंद हो गया, बारिश बंद हो गई, हेल स्टॉर्म बंद हो गया, तो लेंचो अपने खेत में जाता है और वह खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और वह अपने बेटों से बोलता है। तो तूफान जब थम गया तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला। अब वह क्या बोलता है? A plague of locust would have left more than this, तो वह अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर टिड्डियों का समूह भी अटैक करता फसलों पर, जबकि ऐसा माना जाता है कि टिड्डी अकेले अटैक नहीं करती हैं, टिड्डी का एक समूह, उनका ग्रुप, और जिस फसल पे अटैक करते हैं उस फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब कुछ छोड़ देते हैं, वो पूरी तरह से एकदम जीरो नहीं करते, कुछ न कुछ उनके खाने के बाद भी फसल बच जाती है। तो वही यहाँ पर लेंचो अपने बेटे से कह रहा है कि अब प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह भी अगर अटैक करता, आक्रमण करता उसकी फसल पर, तो वो इससे ज़्यादा छोड़ जाती, पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो यह ओले पड़े हैं, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो कह रहा कि इस साल हम लोगों के पास कुछ भी अनाज नहीं रहेगा, इस वर्ष हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा हम लोगों के पास। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, तो जो वह रात थी वह तो एक दुख भरी रात थी, वह रात दुख भरी थी।
दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वह रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है कि हमारा सारा काम व्यर्थ रहा, जितने भी हम लोग मेहनत किए सब कुछ पानी में चला गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, पूरी मेहनत बेकार गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। क्यों ऐसा लेंचो कह रहा है? क्योंकि आप कहानी की पहली लाइन में ही पढ़ लिए हैं कि पूरे वैली में, उस घाटी में इकलौता लेंचो का मकान था जो कि पहाड़ी पर बना हुआ था, मतलब आसपास कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। दैट्स वाई द लेंचो इज सेइंग हियर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कह रहा है लेंचो इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा है कि अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के मन में, जितने भी सदस्य उसके परिवार के थे और उस सॉलिटरी हाउस में रह रहे थे, सॉलिटरी हाउस का मतलब बिल्कुल इकलौता घर, जहाँ आसपास और कोई नहीं है, कोई नेबर नहीं, कोई कुछ नहीं। कह रहा है कि जो एक इकलौता घर था, सॉलिटरी हाउस था, इसमें रहने वाले जितने भी सदस्य थे, सदस्य कौन थे? हल्को, उसकी वाइफ और उसके बेटे, सबके मन में, सबके हृदय में एक ही उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्यों? भगवान निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये सबको एक उम्मीद थी कि निश्चित रूप से अगर कोई उम्मीद करे या ना करे, लेकिन ईश्वर है जो इनकी मदद अवश्य करेगा। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो कह रहा है कि अब परिवार को दिलासा दे रहा है, सबका हौसला अफजाई कर रहा है। लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहता है कि यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है, टोटल लॉस है, रिमेंबर, एक बात सब लोग याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। तो भले ही सब कुछ टोटली लॉस हो गया है, पूर्ण रूप से बर्बादी लेंचो की हो चुकी है, फिर भी वह अपने परिवार को निराश नहीं होने दे रहा है। उनको दिलासा देते हुए लेंचो ने कहा कि यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है हम लोगों का, लेकिन फिर भी किसी को उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कह रहा है कि लोग भी ऐसा कहते हैं, मैं अकेले सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भूखो नहीं मरता, भूख से कोई भी नहीं मरता है। Although all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even that is deep in one's conscience। तो यहाँ लेंचो आध्यात्मिक बात कर रहा है, और लेंचो को जो एकमात्र उम्मीद थी, जो एकमात्र आशा थी, उसी के बारे में वह पूरे रात भर सोचता रहा। वह एकमात्र आशा ईश्वर से मदद की थी। अब वह सोच रहा है कि भगवान से मदद कैसे मिले, और वह कह रहा है कि उसने सुना है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है, जैसा कि उसने सुना है। क्या सुना है? एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, गॉड्स आइज नोज। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भले ही किसी के डीप कंसाइंस की कोई बात हो, भले ही वह किसी के आत्मा की बात हो, अंतरात्मा की बात हो, किसी के अंतर्मन की बात क्यों ना हो, भगवान की आंखें हर चीज़ को देख लेती हैं। तो लेंचो कह रहा है उस पूरी रात इसी चीज़ को सोचता रहा, और उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें हर चीज़ को देख लेती हैं, चाहे वह किसी के अंतर्मन की ही क्यों न है। भले ही वो डीप
कॉन्साइंस की बात क्यों ना हो, भगवान की जो आंखें हैं वो बिना किसी को बताए वो देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो यहाँ बताया जा रहा है जो लेंचो था, ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी था, वो एक जानवर की तरह काम करता था, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में तो जानवर की तरह मेहनत करता था। फिर भी क्या हुआ, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। चलिए अब यहाँ लेंचो के लिटरेट या इलिटरेट होने की बात हो रही है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं भले लेंचो एक बैल की तरह मेहनती था जो अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। इट ही वॉज एन लिटरेट पर्सन, ही नो हाउ टू रीड एंड राइट। फिर भी वह लिखना जानता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को। तो आने वाले संडे को क्या कर रहा है, द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। तो कह रहा है कि अगले आने वाले संडे को सुबह से ही, तो अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ कर दिया, और जिसको उसने स्वयं सोचा था कि स्वयं शहर जाकर पत्र पेटी में डालेगा। तो अगले रविवार वह लेटर लिखना शुरू करता है और डिसाइड करता है कि हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, कि वह खुद शहर में लेकर जाएगा, एंड प्लेस इट इन द मेल, और वह उस चिट्ठी को मेल मीन्स मेल बॉक्स में, चिट्ठी का जो बॉक्स होता है उसमें वह खुद जा कर के डालेगा, खुद जाकर वह पोस्ट करेगा, किसी और को पोस्ट करने के लिए उस लेटर को नहीं देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। इट वॉज नथिंग एल्स, नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह लेटर भगवान के लेटर से कम नहीं था, मतलब यह जो पत्र था किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था, उसने भगवान को पत्र लिखा। गॉड ही रोट, अब वो लिख क्या रहा है, उसके लेटर का कंटेंट क्या है, उसने लिखा भगवान, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो चिट्ठी में लिख रहा है कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash, मतलब पूरी कहानी यहाँ नहीं बताई जा रही है, अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे। तो लेंचो जो है भगवान को पत्र लिख रहा है कि भगवान आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे, क्योंकि ओलो ने, हेलस्टॉर्म ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। और 100 pesos की डिमांड करता है, और 100 pesos की डिमांड किस लिए करता है, वो कह रहा है कि मुझे अपने खेतों को दोबारा से अनाज बोने के लिए, अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। तो वह अपनी डिमांड को यहाँ लिख देता है, हमें 100 pesos चाहिए। क्यों चाहिए ये भी बता रहा है कि हमें फसल की बुआई करनी है, और जब तक वो फसल तैयार होकर घर में नहीं आती है तब तक हमें भोजन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए भी पैसा चाहिए। और इसमें टोटल जो खर्च है वो 100 pesos का है, 100 पैसे का है, तो 100 pesos की वो डिमांड करता है, भगवान से लेटर में लिखता है। ही रोट, वह लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट, तो वह लिखता है ही रोट टू गॉड, अब वह ईश्वर को लिखता है, ही रोट टू गॉड, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप, जो लिफाफा होता है जिसमें चिट्ठी रखी जाती है, चिट्ठी वाले लिफाफे के ऊपर वह लिखता है टू गॉड। एड्रेस तो प्रॉपर एड्रेस लिखेगा नहीं, उसने सिर्फ लिख दिया भगवान के लिए।
ऑन द इनवेलप, इनवेलप उन्हें लिख दिया भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने चिट्ठी को, लेटर को उस लिफाफे के अंदर लिख दिया, रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, उसने लिख तो दिया, भगवान के नाम का पत्र लिख दिया लिफाफे के अंदर, भारी मन से, अभी वो ट्रबल्ड है, स्टिल ट्रबल्ड, उसका मन अभी बहुत भारी है, उदास है। वेंट टू टाउन, अब उसने चिट्ठी लिखा, लिफाफे के अंदर चिट्ठी को रख दिया, लिफाफे के ऊपर उसने पता लिख दिया, पता में लिख दिया कि भगवान के नाम, टू गॉड, भगवान के नाम का पता लिख दिया, और भारी मन से, और वहाँ से टाउन के लिए, शहर के लिए चल देता है। एट पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, अब पोस्ट ऑफिस से पहुंचता है, वहां से डाक टिकट खरीदता है और उस डाक टिकट को उस लिफाफे के ऊपर चिपका देता है, और चिपकाने के बाद इसे पत्र पेटी में डाल देता है। इस तरह से उसके लेटर लिखने का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेटर को उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद ही पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव ए वेरी नाइस डे। जय हिंद।